हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़। ओके, ये विजन आईएएस की फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है। और जैसे कि आप पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सीएससी, बट इसके साथ साथ मैं बताऊँ ये आपको सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स तक में बहुत काम आएगी, प्लस एनडीए जैसे एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी और सीएपीएफ में भी काम आने वाली है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे अगर लिखा है कि आपको सिर्फ यूपीएससी सीएससी में ही ये वर्क करेगी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ज़ीरो से मतलब सारे बेसिक्स कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक्स भी डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ, और टेस्ट सीरीज़ भी अपनी सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे ये भी इंस्ट्रक्शन मैं ज़रूर दे दूँ कि जैसे ही मैं आपको इसके आंसर्स बताने चलूँगी तो उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और ख़ुद आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि तभी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ बेनिफिशियल है। और देखिएगा कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, उन सारी गलतियों को ढूंढिएगा और इसी वे में आप टेस्ट सॉल्व करिएगा। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। अगर यहाँ पे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी हमें जो धर्म की स्वतंत्रता है वो इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है। देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि इट इंक्लूड द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। इसमें जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें बोल रखा है कि यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करना है हमको रिलीजन, ठीक है। और सेकंड में बोल रहे हैं कि इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स, ये सभी तरीके के रिलीजियस कन्वर्जन को बार करता है। और थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो अगर पहले तो स्वतंत्रता की बात करें, जो हमें धर्म की स्वतंत्रता है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ये हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक कवर करते हैं, और ये हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, पार्ट 3 अगर बात करें कि फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से गए हैं, तो फंडामेंटल राइट यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। और ये जो पार्ट 3 है इसमें हम इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर बात करते हैं रिलीजन की, राइट टू रिलीजन कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, तो वो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक मेंशन है। ओके, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक मेंशन है राइट टू रिलीजन। और ये बात क्या करता है राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 में ये हमको राइट टू प्रोपोगेट, प्रैक्टिस और प्रोफेस, जो ये 3 पी हैं, ठीक है, पी क्यूब, इसकी बात करता है कि हम हमारे पास राइट है रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का, प्रमोट करने का। और आर्टिकल 26 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आर्टिकल 26 कहता है कि हमको मैनेज करना है रिलीजियस अफेयर्स, तो उसका फ्रीडम है हमारे पास, यानी हमें अपने रिलीजन को मैनेज करने का भी फ्रीडम है। देन आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 27 हमें फ्रीडम देता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस से, ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। यानी अगर हमको रिलीजन को प्रमोट करना है तो हम टैक्स नहीं, मतलब अगर हमारी मर्जी है तो हम टैक्स नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई कंपलसरी हमारे ऊपर मैंडेटरी नहीं है कि हमें टैक्स पे ही करना है। ओके, तो प्रमोशन ऑफ रिलीजन में हमें फ्रीडम है कि फ्रॉम टैक्स पेमेंट। उसके बाद आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, यानी कि अगर हम चाहते हैं तो हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। और उसके साथ साथ हम वॉरशिप कर सकते हैं इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है।
अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है इट इंक्लूड द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, तो किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करना है, हम अभी इसका आंसर भी देखेंगे। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कितनी आसानी से सॉल्व होता है, इट बार्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जन। तो आपको ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स पे फोकस करना है। यहाँ पे बोल रहा है ऑल, सभी रिलीजियस कन्वर्जन्स को बार करता है, तो नहीं। अगर आप विलफुली चाहो तो किसी को कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो मतलब आपके ऊपर वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, ठीक है, किसी का फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करवा सकते। और इस पे आप जानते भी हैं कि रिसेंटली एंटी कन्वर्जन लॉ कितने सारे स्टेट्स यूपी वगैरह में पास हुए भी हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स यहाँ पे बार नहीं करता। आप चाहो तो प्रोपोगेशन के थ्रू और किसी को परसुएट करके, मतलब बताकर और अपने रिलीजियस को फैलाकर भी कन्वर्ट करवा सकते हो, बट फोर्सफुली नहीं करवा सकते, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो फुली रॉन्ग है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो हमारा ये एलिमिनेशन मेथड से दो तो कट जाएंगे, और जो हमारा बचता है या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे जैसे कि बोल रखा है हमारा आंसर वन, यहाँ पे बोला है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, in a fund is a fundamental right provided under article 25 to 28, 25 से 28 के बीच में है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, यानी हम अपनी मन मर्जी से रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन में चूज एनी रिलीजन, ठीक है, हम कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू नॉट जस्ट प्रैक्टिस वंस रिलीजन बट ऑल्सो प्रपोगेट इट, यानी हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम प्रपोगेट भी कर सकते हैं अपने रिलीजन को। मतलब हम किसी को परसुएट कर सकते हैं पीपल को कि वो अपना विलफुली कन्वर्जन करा ले। याद रखिएगा विलफुली, इस पे फोकस करिएगा कि विलफुली कन्वर्जन कर सकता है, बट नॉट फोर्सफुली। यहाँ पे कोई फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसलिए स्टेटमेंट टू करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। और अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अवेलेबल टू नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन बट ऑल्सो, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा था। तो थर्ड स्टेटमेंट में बोला था इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल। तो फॉरेन नेशनल पे क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉलो होता है? तो हमको ये पता होना चाहिए इसके लिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो एक नॉर्मल सिटीजन पे लागू होते हैं और कौन कौन से हैं जो सब पे लागू होते हैं, इंक्लूडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज फॉरेनर। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो आपके ओनली इंडियन सिटीजन्स पे फॉलो होते हैं, मतलब लागू होते हैं। सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे ये ही लागू होते हैं, आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 29 एंड 30। बाकी जितने बचे आर्टिकल्स हैं वो दोनों पर ही लागू होते हैं, सिटीजन्स पे भी लागू होते हैं और फॉरेन नेशनल पे भी लागू होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि 25 से 28 तक हमारे जो है राइट टू रिलीजन है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें तो इंक्लूड नहीं हो रहा, यानी ये फॉरेन नेशनल पे लागू होगा। और यहाँ पे लिखा था कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द फॉरेन नेशनल, इसलिए हमारा सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट स्टेटमेंट हमें ए मिल जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को इजीली, और अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अवेलेबल टू नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन बट ऑल्सो टू द फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल पे भी एप्लीकेबल होता है, इस वजह से स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे बोला है अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फिनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। देखिए आर्टिकल 360 के अंदर हमारे किसको पावर है, मतलब ये पावर है कि वो फिनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है।
अब बात करते हैं इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी को पार्ट 18 में रखा गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं बताऊं तो जैसे जो हमारे स्टेट पीएससी एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, उसमें हमें ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। तो पार्ट 8 में इमरजेंसी की बात करी जाती है, पार्ट 18 में, सॉरी, पार्ट 18 में इमरजेंसी की बात करी जाती है। और ये इमरजेंसी की बात कहाँ से, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल, तो आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक मेंशन है। ओके, तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 हमें याद रखना है, ये हमारी फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ओके, तो आर्टिकल 360 पर्टिकुलरली बात करें तो फिनेंशियल इमरजेंसी की बात करेगा। और इसे प्रोक्लेम कौन कर सकता है फिनेंशियल इमरजेंसी को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 360 में प्रोक्लेमेशन का जो राइट है वो प्रेसिडेंट को दिया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो फिनेंशियल इमरजेंसी लगाने का राइट है वो प्रेसिडेंट को दिया है। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे आर्टिकल हमारा सेकंड का आंसर सी है। और यहाँ पे जैसे कि बोला है कि आर्टिकल 360 जो है empowers the president to proclaim a financial emergency, okay, it if he is satisfied that the situation has arisen due to which the financial stability or the credit of India or any part of the territory is threatened। जरूरी नहीं है पूरे इंडिया पे ही लागू हो, ये किसी एक पार्ट पे भी लागू हो सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है कि 38th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने 1975 ने ये ऐड करा था कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉन क्वेश्चनेबल वाली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको लागू कर सकते हैं। मतलब कि वो किसी भी कोर्ट में उनकी लगाई गई इमरजेंसी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बट इसको बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से हटा दिया गया और बोला कि प्रेसिडेंट की ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगी। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पे बोले लागू होती है तो जी हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे जुडिशियल रिव्यू लागू होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, दीज आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो हमारे जो स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीएससी में ऐसे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है रिसेंटली द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट टू 2021 was published, consider the following statement in this regard, it is prepared annually by FSI। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसे एनुअली प्रिपेयर करता है, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एनुअली प्रिपेयर करता है। आपको इसी के वन एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत डीपली और बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, ये रियलिटी है। अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज तो जब सॉल्व कर रहे हो तब तो आपको बेनिफिट होगा ही, और इसके साथ साथ एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप कुछ भी रीड करें तो बिटवीन द लाइन रीड करने की कोशिश करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे बोला था कि एनुअली प्रिपेयर किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या चीज़, हमारी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 पब्लिश जो हुई है रिसेंटली 2021 में, उसके बारे में बोल रहे हैं। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे डेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। देन थर्ड स्टेटमेंट है मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 years हैज बीन विटनेस इन मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है? तो हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिएगा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, तो लेट्स सी। देखिए इसमें तीनों ही गलत हैं जो हमारे दिए हैं स्टेटमेंट। और अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये जो फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लागू करती है, निकालती है। हाँ, इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही निकालता है, ये रियलिटी है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, बट
बाइनली निकालता है, एनुअली नहीं निकालता है, ठीक है, मतलब हर साल नहीं निकालता है, 2 साल में एक बार निकालता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस वजह से हमारा वहाँ पे स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो गया था। अब अगर बात करें स्टेटमेंट 2 की, तो स्टेटमेंट 2 की में हमारा एक बहुत एक्सट्रीम वर्ड दिया गया है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो वो रॉन्ग है। 10,000 नहीं, 2,261 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में बढ़ा है। और ऐसी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर यूपीएससी बहुत दूर के ही रखती है, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगी। हाँ, स्टेट पीएससी अगर होती तो स्टेट पीएससी जैसे आपको दे देती कि 2,000 स्क्वायर किलोमीटर में डिक्रीमेंट हुआ है या इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा करके दे देती, तो वहाँ पे कंफ्यूजन उठ जाती है। बट यूपीएससी में काफ़ी दूर का फैक्ट्स एंड फिगर रहता है, तो इजिली हम अगर थोड़ा बहुत भी याद रहे उसके आसपास का तो लगाया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर स्टेटमेंट 3 की कैसे रॉन्ग हुआ है, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर विटनेस्ड इन आंध्र प्रदेश। देखिए, जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो आंध्र प्रदेश ने किया है, देन तेलंगाना और उड़ीसा ने किया है। अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश में ही लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। यहाँ इम्प्रूवमेंट की बात करी जा रही थी कि मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमको याद रखना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि आपकी बार जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था उसमें क्या इम्पोर्टेंट ऐड हुआ है। तो जो फॉरेस्ट सर्वे आपकी बार का हुआ उसमें 2 टाइगर रिजर्व्स को ऐड किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 2 टाइगर रिजर्व मतलब कि यहाँ पे टाइगर रिजर्व का एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है, ठीक। टाइगर रिजर्व का और टाइगर कॉरिडोर्स का एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ये आपको याद रखना है। ये आपकी बार के फॉरेस्ट सर्वे में हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है कि which of the following are the similarity between Indian parliamentary and British parliamentary system। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या सिमिलैरिटी है ये हमें पता लगाना है। तो आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो इंडियन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो हमने ब्रिटिश से ही लिया है, और इनके बीच में सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ आती है ये हमें पता लगाना है। तो पहले बोला है सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड बोला है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, एंड थर्ड बोला है मेजोरिटी पार्टी रूल। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, और तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत है तो 2 ऑप्शन हम काट देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे जो हेड होता है वो स्टेट में इलेक्टेड होता है। हाँ, इंडिया में होता है, इंडिया में जो हेड है वो स्टेट इलेक्टेड ही होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन जो ब्रिटिश होता है, ओके, जो ब्रिटिश होता है उसमें वो नॉमिनल होता है, मोनार्क। ओके, तो मोनार्क जो होता है वो नॉमिनल होता है, इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। और सेकंड अगर रॉन्ग हो जाएगी तो सेकंड तो एक ही स्टेटमेंट में थी तो वो तो कट गई। अब थर्ड में बोला मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, तो मेजॉरिटी पार्टी ये दोनों के में ही सिमिलर है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे क्या क्या जो फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया के, वो देखिए, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, लोकसभा जिसे हम कहते हैं ये डिसॉल्व हो जाती है, उसी तरह हमारी स्टेट असेंबली भी डिसॉल्व हो जाती है, जबकि राज्यसभा नहीं होती है ना। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे कि जो ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवराइन नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा वहीं से रॉन्ग हो गया था।
और इंडियन स्टेट जो है वो इलेक्टेड हेड होता है उसमें, जबकि ब्रिटिश स्टेट में हेरिडेटरी हेड होता है, मोनार्क होता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल, कैबिनेट गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ बोला है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के फंक्शनरीज देखने हैं हमें। और नीति आयोग का अगर बात करें कि नीति आयोग फॉर्म कब हुआ, तो नीति आयोग फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पीसीएससी जैसे एग्जाम, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नीति आयोग है क्या, तो ये थिंक टैंक है। ओके, ये थिंक टैंक है गवर्नमेंट का। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच, जो बॉटम अप अप्रोच है वो निभाई गई है, वो ज़्यादातर फॉलो की जाती है। मतलब जो पहले प्लानिंग कमीशन थी, जो नीति आयोग जिसके जगह पर बना है, वो टॉप डाउन अप्रोच पे बेस्ड थी प्लानिंग कमीशन। और जो हमारी नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताती चलूँगी कि नीति आयोग के रिसेंटली सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है परमेश्वरम अय्यर। ओके, ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये करंट अपडेट है, तो याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो परमेश्वरम अय्यर जो हैं, उन्हें अपना नेक्स्ट सीईओ हमने चुना है एज ए नीति इन द नीति आयोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो नीति आयोग है उसको इलेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करता है इन सब में से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन है कि चेयर पर्सन को अपॉइंट करता है। तो आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ही चेयर पर्सन होता है, तो वो कैसे खुद को अपॉइंट कर सकता है ना। तो ऐसे हमारा फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ऐसे हम एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, अब बचता है वाइस चेयर पर्सन को, स्पेशल इन्विटीज को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। सो लेट्स सी, देखिए यहाँ पे फिफ्थ में दिया गया है कि जो कॉम्पोजिशन होता है नीति आयोग का वो ऐसे होता है कि चेयर पर्सन जो है यहाँ पे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। और उसके साथ साथ चेयर पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने के साथ साथ यहाँ पे रीजनल काउंसिल्स होती हैं, गवर्निंग काउंसिल होती हैं। गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरी के। और लेजिस्लेचर होते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, ये आपको याद रखना है। तो नीति आयोग में रीजनल काउंसिल भी होती है। रीजनल काउंसिल जो है कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए बनाई जाती है। देन स्पेशल इन्विटीज होते हैं इसमें, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। फुल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयर पर्सन होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन वाइस चेयर पर्सन जो है उसे अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ लिखा है वाइस चेयर पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ही एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक को एंजॉय करता है वाइस चेयर पर्सन। मेंबर की बात करें तो फुल टाइम होते हैं, दे एंजॉय द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं मैक्सिमम 2 ईयर्स के। और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम 4 मेंबर्स होते हैं, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ के। सीईओ की बात करें तो उसे भी अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीईओ को भी अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। और सेक्रेटरीट एज डीम्ड नेसेसरी, जब ज़रूरत होती है तो हम सेक्रेटरी को भी रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बोला था कि सीईओ को अपॉइंट कर रहा है, यस। और उसके साथ साथ हमारे जो स्पेशल इन्विटीज हैं और वाइस चेयर पर्सन हैं तो उनको भी अपॉइंट कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आंसर की ओर। तो यहाँ पे देखिए सिक्स्थ में क्या बोला गया है कि जो इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरेशन इन विच सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी।
विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है, वो उसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, सेंट्रल की पावर कहाँ कहाँ दिखती है वो हमें बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट दिस टेंडेंसी। पहला बोला है सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में एक सिंगल है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे हमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है। सेकेंड बोला है प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, क्या यहाँ पे हमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है जब ऑल इंडिया सर्विस का अपॉइंटमेंट होता है। थर्ड बोला है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द स्टेट सेंटर, क्या अपॉइंटमेंट जब करते हैं स्टेट गवर्नर का सेंटर तो तब भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो ये तीन स्टेटमेंट हमें दिए हैं और हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन तीनों में ही दिखाई देती है। मतलब जब अपॉइंटमेंट होता है स्टेट गवर्नर का, तो आपको पता है स्टेट गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, हु इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। तीन पिलर्स होते हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है। और आपको पता है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम इसे। और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि डे टू डे ग्रो कर रहा है, मतलब इसमें ऐड हो रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहे हैं, और इस वजह से ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ओके तो यहाँ पे भी हमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। देन थर्ड बात करते हैं प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस की। तो आपको पता है कि अपॉइंटमेंट में तो स्टेट और जो हमारा सेंटर होता है वो दोनों का ही हाथ होता है, लेकिन अगर हमको रिमूव करना है अपने किसी ब्यूरोक्रेट को, तो वो सिर्फ सेंटर के हाथ में होता है, यानी ये सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, सेंटर की पावर दिखाई देती है। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे सारे ही ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। लेट्स सी, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अनलाइक द यूएसए वेयर इट टू सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट, इंडिया हैज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। यूएसए में सिर्फ देखिए, यूएसए में दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेंटर का है, एक स्टेट का है, लेकिन इंडिया में दोनों ही एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो दोनों पर ही लागू होता है। बस ये फ्लेक्सिबल है काफी। ओके और ट्रू फेडरेशन है यहाँ पे, वेयर इट विल बी रिजिड। ओके दिस इज अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। यहाँ पे आप सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देख रहे हैं। देन कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया सर्व वर रिक्रूटेड एंड ट्रेन बाय द सेंटर। सेंटर ट्रेन करता है, रिक्रूट भी करता है, बट दे सर्व्ड इन द स्टेट, लेकिन वो सर्व तो स्टेट में ही करते हैं। विच डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिमूव देम, लेकिन स्टेट जो है उसे रिमूव नहीं कर पाता ब्यूरोक्रेट्स को। ओके देन स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। द गवर्नर हैविंग मेनी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। देखिए गवर्नर जो है जिसके पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी वो खुद से निर्णय लेने वाली पावर्स जो है उसके पास, वो उसे अपॉइंटमेंट तो सेंटर ही दे रहा है। तो ये भी एक मेजर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ओके तो आप यहाँ पे अपने मेंस में भी कोड कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार। एनपीआर से आप क्या समझते हो? देखो दो चीज होती है, एक है एनपीआर और एक होता है एनआरसी। ओके ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये दो चीजें होती हैं और इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एनपीआर क्या है, ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन एनपीआर, सिर्फ सिटीजन को इंक्लूड किया जाता है एनपीआर में। और सेकंड बोला है इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। एनपीआर में रजिस्टर करना है तो यूजुअल रेजिडेंट को ही जो है रजिस्टर करना है। और जो डेटा है एनपीआर का वो पहली बार कलेक्ट हुआ था 2010 में अलोंग विद हाउस लिस्टिंग फेज। ठीक है, हाउस लिस्टिंग फेज भी 2011 में हुआ था, उसी के साथ हुआ था ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है बोला है द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल एनपीआर हैज बीन पोस्टपोन्ड। देखिए ये पोस्टपोन हो गया था सितंबर 2022 के लिए, इसी वजह से न्यूज में था।
अगर एनपीआर की बात करें तो यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री जो है उसको लिस्ट करता है एनपीआर। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार है ये क्या करता है, यूजुअल रेजिडेंट्स को करता है। अब आप सोच रहे होंगे यूजुअल रेजिडेंट से क्या मतलब है, कि यूजुअल रेजिडेंट देखिए वो लोग हैं जो रिसाइड भी इंडिया में कर रहे हैं इन अ लोकल एरिया कम से कम 6 मंथ से, या फिर 6 मंथ तक रिसाइड करने वाले हैं, नेक्स्ट उनको यूजुअल रेजिडेंट्स बोलते हैं। तो याद रखिए ये जो होम मिनिस्ट्री है ये जब लॉन्च करती है तो वो बताती है कि जो 6 महीने से रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में और जो 6 महीने से रिसाइड करने वाले हैं उन लोगों को लिस्ट किया जाता है एनपीआर में, ठीक है। जबकि एनसीआर के साथ जो एनआरसी है उसके साथ ऐसा केस नहीं है। उसके साथ एनआरसी में देखिए यहाँ साफ साफ आप पढ़ रहे हैं, इज नॉट अ सिटीजन इन्यूमरेटिव राइट, इट would record even a foreign national staying in a locality। ये फॉरेन नेशनल को भी जो है एनपीआर जो है हमारा वो फॉरेन नेशनल को भी इंक्लूड करता है। जबकि जो एनआरसी है वो टोटली ऑफिशियल है और वो सिर्फ देखिए यहाँ लिखा है एनआरसी विच इंक्लूड ओनली इंडियन सिटीजन, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही इंक्लूड करती है और एक्सक्लूड करती है नॉन सिटीजन को। तो एनआरसी और एनपीआर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो यूजुअल रेसिडेंट्स को करता है, ये ओनली इंडियन रेसिडेंट्स को करती है। देन बात करते हैं तो एनपीआर जो है वो प्रिपेयर हुआ अंडर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, याद रखिएगा ये। और उसके साथ साथ यहाँ मैंडेटरी है फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर्ड इन एनपीआर। एनपीआर में रजिस्टर होना सभी के लिए मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ आसम को बाहर रखा गया है इस लिस्ट से, ओनली आसम विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। असम को अगस्त तक अभी बाहर रखा गया है, ये रिसेंट की जो न्यूज़ थी उसमें था। और एनपीआर जो है कंडीशन है हाउस लिस्टिंग फेज का, फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस का, जो कि 2021 में होगा, मतलब हुआ था उसका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो इट इज कंडक्टेड एट लोकल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड नेशनल लेवल। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो एनपीआर का डेटा है, ठीक है, वो पहली बार कलेक्ट हुआ था 2010 में। तो 2010 में पहली बार कनेक्ट हुआ था एनपीआर का डेटा हाउस लिस्टिंग फेज के साथ। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट वहाँ पे हो जाता है करेक्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दो आंसर्स हमारे कट जाएंगे और यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8th की ओर। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पावर नहीं है पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है? तो देखते हैं अभी। और नेक्स्ट लिखा है ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फ्रॉम द पार्ट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सिर्फ प्रेसिडेंट को डिसाइड करने की पावर है क्या कि कोई भी मैटर है वो हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उस पर डिपेंड करता है? तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ गई है तो आपको याद रखना है केशव नंदा भारती केस, ठीक है। केशव नंदा भारती केस से ही डिराइव्ड है ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पूरा। और यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है देयर इज नो लिमिट। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, कोई लिमिट नहीं है पावर ऑफ द पार्लियामेंट पे। तो अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो पार्लियामेंट तो कोई कोई भी लॉ बनाएगी, है ना, उससे मतलब अपनी मनमर्जी का लॉ बनाएगी विच इज नॉट एप्लीकेबल। आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी देखते हैं ओनली द प्रेसिडेंट। तो आपको अगेंस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट फोकस करने हैं। ओनली क्या, ओनली सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पावर है डिसाइड करने की बेसिक स्ट्रक्चर के मैटर की? तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आए दिन जो है निर्णय देती रहती है बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट ना हो इस पे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, इस वजह से स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग हो जाएगा और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया था केशव नंदा भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसे वॉयलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट करेगी तो इसको ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए ये एक ऐसा छिपा हुआ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे ना तो पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। अब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरल पावर,
कि हमें स्टेट और सेंटर दोनों को ही पावर देनी है, तो फेडरल पावर भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। पावर का सेपरेशन बेसिक स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। और उसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे वॉयलेट नहीं किया जा सकता, वो पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो उसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर एक लंबी लिस्ट है जो कि ख़त्म नहीं होगी, बस हाँ इसको जो है जितना ज़्यादा इवॉल्व होती रहेगी, ऑर्गेनिक है, ये ग्रो करती रहेगी। ओके, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट, ये आपको याद होगा। और ये हमने 300A में ऐड कर दिया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट से 300A में चली गई थी, पहले आर्टिकल 19 में हुआ करती थी फर्स्ट, बाद में इसे 300A में इंक्लूड कर लिया गया था, तो याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कोर्ट रिजर्व टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर द वेरियस मैटर आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो मतलब कोर्ट को पावर है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बैंक का। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट बोला है बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर, इसके मेंबर नहीं है, दोनों ही यूएसए और जापान दोनों ही। तो देखिए याद रखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में, और सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है बैंक का, और यूएसए और जापान दोनों ही इसके मेंबर्स नहीं हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि रिसेंटली उर्जित पटेल जी को, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपको याद रखना चाहिए कि जो उर्जित पटेल जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट बीजिंग बेस्ड AIIB बैंक का। ओके, तो AIIB बैंक क्या है, एक मल्टी डेवलपमेंट बैंक है, यानी ये इम्प्रूव करता है इकोनॉमिक और सोशल आउटकम एशिया के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट जो है बोर्ड ऑफ हैज़ बीन अप्रूव 167 प्रोजेक्ट अभी तक हो चुके हैं अप्रूव, इसमें 105 कंट्रीज हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और इसे देखिए लॉन्च किया गया, द AIB launched in Binjam in 2015 has approved more loan for India देन एनी अदर मेंबर। देखिए इंडिया को ज़्यादा लोन देते हैं ये, ठीक है, चाहे इसके कोई भी मेंबर है बट इंडिया को ये ज़्यादा लोन देते हैं, तो याद रखिएगा ये। द AIB हैज़ बीन फंडेड 28 प्रोजेक्ट इन इंडिया अमाउंटिंग दिस मच ऑफ बिलियंस, इतने बिलियन का फंडेशन किया गया है, फंड किया गया है। और इनिशियली 70 to 80% प्रोजेक्ट्स थे इसके अंदर। देन चाइना की बात करें तो वो बिगेस्ट शेयर होल्डर है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बिगर जो है शेयर होल्डर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकेंड में बोला था कि यूएसए और जापान नहीं है इसके मेंबर, तो जी हाँ इसके मेंबर नहीं है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से क्या ड्रॉबैक है, यानी कि क्या खामियां हैं डेमोक्रेसी की, क्या गलतियां हैं डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेसी से नहीं होता, मतलब क्या लैक करता है, ये हमको याद रखना है। तो डेमोक्रेसी से आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यानी यहाँ पे लोगों का शासन होगा, और अगर लोगों का शासन होगा तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, इतना तो आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग बढ़िया होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लीडर कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। देखिए अगर आपको पता है डेमोक्रेसी में जो है लीडर चेंज होते रहते हैं, आप लोग ने बहुत सारे टर्मोइल्स देखे होंगे अलग अलग स्टेट में कि कैसे जो है अलग अलग अभी रिसेंटली कई स्टेट्स में हुआ भी है कि इंस्टेबिलिटी के कारण पूरी पूरी सरकार गिर जाती है, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ देखने को हमको मिल जाता है, वहाँ पे ADL लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, तो इंस्टेबिलिटी तो कॉज करता है, यस इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो इससे हमारा ये तो रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन एज इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखिए, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसमें ये सारी चीजें चेक करिए, क्या यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, हाँ होती है, देखने को मिलती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, करप्शन देखने को मिलता है, ये आपको पता है कि ये बहुत हाई लेवल पे देखने को मिलता है हमें अपनी कंट्री में, है ना। और अगर आप भी सोचिए, अगर चाइना जैसी अपनी कंट्री होती तो वहाँ पे करप्शन तो नहीं होता, मतलब क्या ही होता, इतने जब कड़क शासन में रह रहे होते लोग तो करप्शन का नाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे करप्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिख रहा है हमें, अगर हम डेमोक्रेसी को फील कर रहे हैं अपनी रेगुलर लाइफ में रह के। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी पूछती है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और इसे आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है और आप देख रहे हैं इंस्टेबिलिटी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, यानी जिसमें नहीं है उसे काटिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला बोला है डेमोक्रेसी इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी का मीन ही है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जितना हो सके डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यहाँ से साफ साफ ऑप्शन ए निकल कर आ जा रहा है, 10 का ए। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 10 का ए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इन इंश्योर द पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है, पीपल अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। इससे क्या होता है, देरी तो होती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि काफी लोगों के हाथ से निकलता है डिसीजन, और काफी रोक टोक भी लगती है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होती है, इसलिए टाइम लगता है, लेकिन फ्रिक्वेंट फ्रिक्वेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ लीडरशिप देखने को मिल जाते हैं, यानी स्टेबल नहीं है, ओके। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम देखने को मिलती है, करप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, ये एक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा इलेक्शंस पे, ठीक है। ये सब ड्रॉबैक्स हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं डेमोक्रेसी की, आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए, इररिस्पॉन्सिबल जो डिसीजंस हैं उसके चांसेस कम होते हैं, ना कि बढ़ते हैं, तो इसी वजह से हमारा वो लास्ट स्टेटमेंट गलत हो रहा था, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है। अब इसके साथ देखिए, यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन इन्हें वाइडली और डीपली डिस्कस किए हैं, बिटवीन द लाइन पढ़कर डिस्कस किए हैं। इसी वजह से ये ऑल द एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे 10-20 ऐसे रेंज पढ़ाती रहूंगी, बस इसको आपका प्यार चाहिए। आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, और इसको लास्ट तक देखोगे, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इस पर और कंटिन्यू करूँगी सीरीज, ओके। टिल देन, बी हैप्पी, जय हिंद।